गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ कॉस्ट। राइट, आज थ्योरी ऑफ कॉस्ट में सिर्फ हम उसका बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थ्योरीज जो है हमारी कॉस्ट की वो एक्सप्लेन करूंगी। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे व्हाट इज कॉस्ट एंड types of cost and also about concepts of cost, right? तीन चीजों को हम यहाँ पर वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कॉस्ट। लागत किसे कहते हैं? लागत जो है वो एक प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन करने के लिए जो खर्च करता है हम उसी को कॉस्ट कहते हैं। वेरी सिंपल, मेरे ख्याल हर बच्चा ये जानता है कि कॉस्ट किसे कहते हैं। हमने जब प्रोडक्शन फंक्शन किया था तो प्रोडक्शन फंक्शन में भी हमने कॉस्ट जो है उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था और उसके बारे में बताया था। तो आपको फिर से एक बार बता देते हैं, जो भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए जो भी खर्च करता है, यानी इनपुट जो भी डालता है, इनपुट आउटपुट निकालने के लिए जो खर्च करता है उसी को हम कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी उसने रॉ मटेरियल पर खर्च किया, उसने लेबर को वेजेस दिया, उसने कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया, उसने लैंड पर रेंट दिया, राइट, उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, उसने वाटर का बिल पे किया, उसने ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च किया, एवरीथिंग जो भी वो खर्च कर रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, यानी प्रोडक्शन स्टार्ट करने से लेकर मार्केट में सेल करने तक जितना भी उसने खर्च किया उसी को हम कॉस्ट कहते हैं। मेरे ख्याल बहुत आसान था, जो सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन उठता है, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट की। लागत के प्रकार कौन कौन से हैं, राइट? सबसे पहले हम बात करते हैं रियल एंड मॉनेटरी कॉस्ट, यानी आपकी वास्तविक लागत और मौद्रिक लागत दोनों में क्या डिफरेंस है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड मॉनेटरी कॉस्ट। रियल कॉस्ट और मॉनेटरी कॉस्ट में वैसे तो हमें सुन के भी पता चल रहा है, मॉनेटरी मींस इन द फॉर्म ऑफ मनी, जो भी मनी की फॉर्म में पेमेंट आपने की है दैट इज मॉनेटरी कॉस्ट। उसने लेबर को वेजेस दिए, वेजेस दिए किस फॉर्म में दिए? उसने मनी की फॉर्म में दिए कि उसने 1000 रुपये पर डे के हिसाब से लेबर को वेजेस दिए। उसने रॉ मटेरियल जो खरीदा है उसकी पेमेंट उसने 50,000 रुपए की है। सब हम रुपये में बात कर रहे हैं, मॉनेटरी मनी की फॉर्म में बात कर रहे हैं, उसी को हम कहेंगे मॉनेटरी कॉस्ट। मॉनेटरी कॉस्ट यानी पेमेंट्स व्हिच वर पेड इन द फॉर्म ऑफ मनी, किसको? टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और टू द रॉ मटेरियल और टू द फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, और किसी के लिए भी जो वो पेमेंट मनी की फॉर्म में कर रहा है उसी को हम मॉनेटरी कॉस्ट कहेंगे। हर टाइप को आप एक्सप्लेन करते हुए आप अपने एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बारे में बताएंगे, एक इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन देंगे, इकोनॉमिस्ट क्या कहता है किसी मॉनेटरी कॉस्ट के बारे में या रियल कॉस्ट के बारे में या बाकी कॉस्ट के बारे में, और फिर उसके बाद एक एग्जांपल देकर के आप एक्सप्लेन करेंगे। एग्जांपल जरूर देना है, जितने भी टाइप्स होंगे सभी में एक एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन करना है। तो मॉनेटरी कॉस्ट क्या है? जो भी पेमेंट मनी की फॉर्म में की जाती है उसी को हम मॉनेटरी कॉस्ट कहते हैं। कौन करता है? प्रोड्यूसर। जो भी पेमेंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ मनी दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी कॉस्ट। एग्जांपल अभी मैंने दिया, लेबर को वेजेस उसने दिया मनी की फॉर्म में, कैपिटल पर इंटरेस्ट उसने दिया, रॉ मटेरियल की पेमेंट उसने की, रिक्शा की पेमेंट की, जो भी ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च किया, सब पेमेंट वो मनी के फॉर्म में कर रहा है, उसी को हम कहेंगे क्या? कि मॉनेटरी कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उठता है, व्हाट इज रियल कॉस्ट। रियल क्या है? वास्तविक लागत। रियल इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी वो गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में जो पेमेंट करता है उसी को हम रियल कॉस्ट कहते हैं। अब गुड्स एंड सर्विसेज भी नहीं, आप कह सकते हैं जो भी पेन उसने सहन किया, जो कष्ट उसे हुआ यहाँ से वहां जाने में, थका भी है, जो डिस्कम्फर्ट उसे हुआ, जो भी ये इस तरह के जो सैक्रिफाइस उसने किया अपने टाइम का, कि अपने घर में अपने फंक्शन को छोड़ करके वो प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है, प्रोडक्शन के लिए मारा घूम रहा है, जो इस तरह का हमारा जो कॉस्ट होगी उसी को हम रियल कॉस्ट कहेंगे।
तो रियल कॉस्ट क्या है? जिसमें हमारा डिस्कम्फर्ट, जिसमें हमारा पेन एक प्रोड्यूसर का, जिसमें उसका सैक्रिफाइस, ये सब की जो कीमत है वही हमारी रियल कॉस्ट कहलाएगी। क्या? जो भी वो पे कर रहा है। अगर इन सब उसकी वजह से स्ट्रेस इतना हो गया, प्रोडक्शन करना था, लेबर नहीं मिल रही है, उसे इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उसे जनरेटर का अरेंजमेंट करना, जो उसको टेंशन, जो स्ट्रेस उसको झेलना पड़ रहा है, वो हमारा रियल कॉस्ट है। तो रियल कॉस्ट क्या है? जिसको आप पेन, डिस्कम्फर्ट, सैक्रिफाइस, इनके त्याग जो आप कर रहे हैं, जो आप कष्ट सहन कर रहे हैं, जो आपको असुविधा हो रही है, इन सब के लिए जो पेमेंट की होगी उसी को हम रियल कॉस्ट कहेंगे। इज इट ओके? मेरे ख्याल सिंपल था, सभी को समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं? अपॉर्चुनिटी मींस अवसर लागत। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जहां पर हम क्या कहते हैं? अवसर लागत। अब जरा एक एग्जांपल, अवसर लागत को हम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट। अगला अच्छा विकल्प ही अवसर लागत है। अगला अच्छा विकल्प। एक एग्जांपल समझेंगे। अब अगर हमारे कॉलेज में एक पीएन जॉब करता है तो उसे 2000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, राइट? एक एग्जांपल छोटा सा, वैसा ऐसा नहीं है, इतनी छोटी सैलरीज आजकल नहीं है, लेकिन चलो हम मान लेते हैं वो काम करता है, उसे 2000 रुपये मिलते हैं। लेकिन अगर वो ही पीएन बैंक में अप्लाई करता है, बैंक में अगर उसकी जॉब लगती है पीएन की, तो उसे 2500 रुपये पर मंथ मिलते हैं। 500 रुपये, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसे 2500 मिल सकते थे, लेकिन वो 2000 में काम कर रहा है। इसी को हम अवसर लागत कहेंगे। एक और एग्जांपल सिंपल सा ले सकते हैं। एक फार्म है, एक खेत है, उस खेत में फार्मर जो है 2 तरह के प्रोडक्शन कर सकता है। वहां पर वो वीट का भी प्रोडक्शन कर सकता है, वहां पर वो चने का भी प्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन वो क्या करता है? सिर्फ चने का प्रोडक्शन करता है, गेहूं का प्रोडक्शन नहीं करता। सिर्फ चने का सैक्रिफाइस कर रहा है वो गेहूं के लिए, त्याग किया उसने गेहूं के प्रोडक्शन का। लेकिन अगर गेहूं का प्रोडक्शन भी करता तो उसे 1000 रुपए गेहूं के भी मिलते। मान लो अब 1000 रुपए मिलते तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? 1000 रुपये। क्यों? क्योंकि वो 1000 रुपये और ले सकता था, लेकिन वो सिर्फ चने का प्रोडक्शन करता। मेरे ख्याल बहुत सिंपल एग्जांपल से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अवसर लागत कि अगला अच्छा विकल्प। मुझे अवसर मिल रहा है कि मैं बैंक में जाकर के जॉब कर लूं, लेकिन मैं कॉलेज में जॉब करती हूँ, यहाँ पर मुझे 2000 मिलते हैं, वहां 2500 मिलते हैं। 500 रुपये इज अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। दूसरा आता है हमारा अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट किसे कहते हैं गर्ल्स? इसमें हम बात करते हैं जो खर्चे एक प्रोड्यूसर करता है। कॉस्ट में हमेशा ध्यान में रखना, जो भी हम बात कर रहे हैं कॉस्ट की, वो सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कितना हमें खर्चा जो हो रहा है वो कौन कर रहा है? वो प्रोड्यूसर कर रहा है। किस लिए कर रहा है? क्योंकि उसे प्रोडक्शन करना है, अपने लिए खर्चा नहीं कर रहा, वो प्रोडक्शन करने के पर जो खर्च कर रहा है उसी को हम कॉस्ट कहेंगे। अब जरा सुनेंगे ध्यान से, जो वो खर्चे कर रहा है उसे अपनी लेजर बुक में मेंटेन करता है। लेजर बुक में क्या मेंटेन किया उसने? कि उसने लेबर को 1000 रुपया दिया, उसने रॉ मटेरियल पर इतना खर्च किया, इस पर इतना खर्च, सारा का सारा लेजर बुक में लिखता जा रहा है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी, उसने 10 रुपए रिक्शा को दिए, 15 रुपए ड्राइवर को दिए, ये सब वो नहीं लिखा उसने। तो अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट जो लेजर बुक में लिखी गई है। बाकी कॉस्ट को हम अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं कहेंगे। समझ में आया? वो कॉस्ट जो हम सिर्फ कहां पर लिख रहे हैं? लेजर बुक में लिख रहे हैं, उसी को हम अकाउंटिंग कॉस्ट कहेंगे। हम अकाउंटिंग कॉस्ट में वो कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे जो लेजर बुक में नहीं लिखी गई है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी स्पष्ट लागत और निहित लागत। स्पष्ट लागत किसे कहते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो पेमेंट्स जो एक प्रोड्यूसर अपने कंपनी के बाहर पे कर देता है, उसे
उसी को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। एग्जांपल लेंगे, अब प्रोड्यूसर ने लेबर को 1000 रुपए दे दिए, गए पैसे 1000 रुपए बाहर निकल गए, उसने ट्रांसपोर्टेशन के 5000 रुपए दिए, यहाँ से वहां सामान ले जाने के 5000 रुपए पे किए। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन करते हुए प्रोड्यूसर बाहर के लोगों को पे करता है। रॉ मटेरियल खरीदा, बाहर पैसा दे दिया, गया, वो कॉस्ट जो बाहर पे की जाती है उसी को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। दूसरी तरफ जब इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात आती है, इम्प्लिसिट मतलब निहित लागतें, हाँ, निहित लागत क्या है? जो कंपनी की कंपनी में ही रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब मैंने एक कंपनी खोली और उसमें अपने आप को मैं उसकी डायरेक्टर हूँ, राइट। अब मैं डायरेक्टर हूँ तो मैंने अपनी सैलरी जो है वो जो भी मेरे को सैलरी मिलती है मैं उसी में री इन्वेस्ट कर रही हूँ, अपना खर्चा पानी निकाल लेती हूँ। सैलरी एज सच मैंने नहीं बनाई। हाँ, अगर मैं एक डायरेक्टर रखती तो मैं उसको 1 लाख रुपए पर मंथ पे करती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि डायरेक्टरशिप मैंने खुद ले लिया। या फिर एग्जाम्पल लेंगे कि एक मेरे पास ट्रक है कंपनी का, अब मेरा ट्रक है, मुझे सामान को यहाँ से वहां भेजने के लिए मुझे किसी भी तरह की बाहर पेमेंट नहीं करनी है, वो पेमेंट कंपनी की कंपनी में रही। जो मैं 1000-5000 रुपए में ट्रांसपोर्टेशन के बाहर पे करती, अब मेरे पास अपना ट्रक है तो मुझे अब वो 5000 पे नहीं करने हैं, वो मेरा कंपनी की कंपनी में ही रहा, उसी को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट जो हमारा प्रोड्यूसर बाहर पे ना करके कंपनी में ही पे करता है, उसी को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? जो कंपनी के बाहर पे की जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट। इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट, आर्थिक लागत और सामाजिक लागत। आर्थिक लागत, इकोनॉमिक कॉस्ट, वो कॉस्ट है जो इकोनॉमी में आ जाएगी, जो बाहर चली जाएगी, राइट। जो भी बाहर जाएगी वो हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट है। बाहर जाएगी या हमारी कंपनी में रहेगी, उसी को, वो लागतें जो भी एक प्रोड्यूसर मनी के फॉर्म में खर्च कर रहा है, वो सारी हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट में ध्यान से सुनना, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट को हम शामिल करेंगे। इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या होगा? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिसमें स्पष्ट और निहित लागतें यानी जो जो वो खर्च कर रहा है, चाहे कंपनी की कंपनी में रख रहा है, चाहे कंपनी से बाहर दे रहा है, उन सब लागतों को हम इकोनॉमिक कॉस्ट कहेंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब हम अकाउंटिंग कॉस्ट की बात कर रहे थे, अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है? वो जो बही खाते में लिखता है, जो जो उसने खर्चा किया है उसे जो लेजर बुक में लिखेगा, उसी को हम अकाउंटिंग कॉस्ट कहते हैं। अब अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है? जिसमें सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड होती है, यानी बही खाते में, लेजर बुक में हम सिर्फ वही मेंशन करेंगे जो हमने बाहर पे किया। जो हमारा इंटरनल हमारा जो कॉस्ट है उसको हम शामिल नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आ सकता है कि अकाउंटिंग कॉस्ट में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट को शामिल किया जाता है, सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, जबकि इकोनॉमिक कॉस्ट में हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट को हम इंक्लूड करते हैं। तो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? वो सारी पेमेंट्स जो एक प्रोड्यूसर बाहर पे करता है या इम्प्लिसिट उसकी कॉस्ट है, उन सभी को मिलाकर के हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट बन जाती है। नेक्स्ट है एक सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या है? जो पूरे सोसाइटी को बेयर करनी पड़ती है, पूरा सोसाइटी, पूरा समाज उसे उठाता है, अच्छी है या बुरी है। अब आपके घर के आसपास ना जितने भी नेबरहुड है आपका, जितने भी पड़ोसी आपके हैं, उन सबके आसपास जो है बहुत सुंदर फुलवारी बनी हुई है, फूल लगे हुए हैं बड़े अच्छे। आप वहाँ से आते हैं, जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, बड़ा रिलैक्स फील करते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे फूल लगे हुए हैं, देख करके बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, हमारी हेल्थ उससे बहुत अच्छी होती है। हो गया? वो फूल लगाने पर, फुलवारी बनाने पर पूरी सोसाइटी को उससे बेनिफिट हो रहा है। अब अगर आपकी सोसाइटी ऐसी है जिसके बाहर लोग सारे कूड़ा कचरा डाल देते हैं,
कूड़ा कचरा डाला है, वहां से निकल रहे हो, स्टिंक आ रही है, आपको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत सारे लोगों की मक्खियां वहां पर भिनभिना रही हैं, उससे क्या होगा, आपकी सेहत खराब होगी। अब सेहत खराब होगी, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये भी पूरी सोसाइटी को बियर करना पड़ रहा है। चिमनी से धुआं निकला और धुआं निकलने के बाद जितने भी लोग आसपास के हैं उन सबको कैंसर का, लंग्स में प्रॉब्लम हो गया, पूरे समाज को उठाना पड़ रहा है। तो हमारा क्या है, सोशल कॉस्ट क्या है, जिसमें हमारे पूरे समाज को हमारे कॉस्ट जो पे करनी पड़ती है उसी को हम सोशल कॉस्ट कहते हैं। प्राइवेट कॉस्ट किसे कहते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ प्राइवेट कॉस्ट क्या है, प्राइवेट कॉस्ट भी हो सकती है व्यक्तिगत लागत। व्यक्तिगत लागत जो सिर्फ उसी व्यक्ति को उठानी पड़ती है, दूसरों को नहीं उससे फर्क पड़ेगा। जो भी होगा, अगर मैं अपने घर में गंदगी रखूंगी तो मेरे को प्रॉब्लम होगी, मुझे बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी, घर वालों को, तो उसका भार मुझे खुद सहन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी प्राइवेट कॉस्ट है। प्राइवेट कॉस्ट क्या है, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति को उसका सहन करना पड़ेगा इस लागत को, जबकि सोशल कॉस्ट पूरी सोसाइटी को बियर करनी पड़ती है, पूरी सोसाइटी को इसको फेस करना पड़ता है। तो ये हमारे जो है 2 4 5 6 7 8 9 टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो है वो हमने यहाँ पर पढ़ा, यानी आप सब एग्जांपल्स के साथ इनको एक्सप्लेन करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट, यानी लागत के धारणाएं क्या है। आपको ध्यान होगा जब हमने रेवेन्यू का पढ़ा था उसमें हमने किया था कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, राइट, याद है। अब इसी तरह हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट पर आएंगे, वो क्या है, यहाँ पर 3 है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है, जो भी एक प्रोड्यूसर यानी इनपुट खरीदे स्टार्टिंग से लेकर प्रोडक्शन के मार्केट में सेल करने तक जो जो खर्चा वो करता है उसी को हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। बेसिकली टोटल कॉस्ट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, आपको वो पेमेंट करनी ही करनी है, चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें, आपको ये तो फिक्स्ड कॉस्ट तो बियर करनी ही करनी है। अब सपोज कर लीजिए मैंने ना प्रोडक्शन करने का सोचा कि मुझे जो है फैंस का प्रोडक्शन करना है, मान लीजिए, हाँ। अब वो प्रोडक्शन करने के लिए मैंने एक रूम रेंट पर ले लिया, राइट। अब रूम रेंट पर ले लिया या अपने घर का एक रूम जो है मैंने उसको वो बना दिया एक, जहां पर मैं मशीन लगा करके और इसका प्रोडक्शन असेंबल कर सकूं इसको, तो क्या होगा, उसमें मैंने क्या किया कि उसका रेंट मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं, मैं मशीन खरीदूं या ना खरीदूं, मुझे उसका रेंट पे करना ही करना है। जो मैंने रूम एक ऑक्युपाई किया है उसके लिए अपना काम शुरू करने के लिए, अब वो ना मैं किराए पर चढ़ा सकती हूँ, ना ही मैं कुछ उसका और यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है। आपने चाहे कुछ किया है या नहीं किया, प्रोडक्शन किया है कि नहीं किया, आपको फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी ही करनी है। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, अगर हमारा प्रोडक्शन 0 भी होगा तब भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारी कुछ ना कुछ जरूर होगी, वो 0 नहीं होगी, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, नेवर। क्यों, क्योंकि वो तो हमें पे करनी ही करनी है, उसके लिए तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। मैं अगर ज्यादा पेन का प्रोडक्शन करना चाहती हूँ तो मुझे ज्यादा मशीन भी लगानी पड़ेगी, ज्यादा लेबर भी लगानी पड़ेगी, ज्यादा मेरे को रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा। तो मेरे प्रोडक्शन के 0 होने पर, अगर प्रोडक्शन 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी, ध्यान में रखना। इट कैन बी 0, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैन बी 0, कभी भी 0 हो सकती है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन अगर नहीं हो रहा तो मैं लेबर भी नहीं लगाऊंगी, लेबर को कोई पेमेंट नहीं करूंगी, प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो मैं मशीन भी नहीं खरीदूंगी, उसके लिए भी कोई पेमेंट नहीं करूंगी, मैं बाकी और पेमेंट्स भी नहीं करूंगी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इट कैन बी 0 इफ प्रोडक्शन इज 0, बट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी 0 एट द टाइम ऑफ इफ प्रोडक्शन इज 0। हाँ, अगर प्रोडक्शन 0 होगा तब भी वो कभी भी 0 नहीं होगी। तो हम इनके शॉर्ट बोल सकते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है
10 है, 5 है, कुछ भी फिक्स्ड है तो हमें पे करना ही करना है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हमारी जीरो हो सकती है, तो टोटल कॉस्ट जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो पे करनी ही करनी है। टोटल कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको समझ लेंगे तो आगे मेरे को समझाना बहुत इजी होगा आपके लिए। नेक्स्ट एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं। व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? इट इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पर है, व्हाट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, जो भी प्रोडक्शन आपने किया है। व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, जो भी हमारी क्वांटिटी होगी। तो ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखना है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है तो हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करेंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से हम डिवाइड करेंगे। व्हाट अबाउट मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट दैट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ है और हमारे आउटपुट में कितना चेंज हुआ है। अब जरा हम इसको एक एडिशनल यूनिट लगाने पर हमारी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ और एडिशनल यूनिट लगाने पर हमारे प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ, उसी से जो हम निकालेंगे वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। अगर ये रिलेशनशिप आपको क्लियर है तो अब हमारे लिए टेबल प्लॉट करना बहुत बहुत इजी होगा। अब टेबल कैसे प्लॉट करेंगे जरा उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें और हम एक सिंगल टेबल बनाएंगे जिससे हमारे लिए टाइम सेविंग हो एग्जाम्स में और हम आसानी से उस टेबल को समझ सकें। अब बस इसमें हमें क्या क्या चाहिए? आपने देखा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, राइट? अब यहाँ पर हम चलिए प्रोडक्शन, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। सब कुछ वही है जो अभी हमने देखा, जो अभी हमने समझा, सब वही दिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करते जाएंगे। सबसे पहले हम प्रोडक्शन, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कॉलम हमारा होगा प्रोडक्शन। जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा, बढ़ता जा रहा है प्रोडक्शन, राइट? सिंपल। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई, पहले उसे समझ लें फिर उसके बाद ये समझना बहुत आसान होगा। जितने भी कॉस्ट कर्व्स हैं दे आर ऑल यू शेप कर्व्स, राइट? जो कॉस्ट कर्व है वो हमारे यू शेप कर्व है, लाइक दिस, ठीक है? कॉस्ट जो है, कॉस्ट कर्व जो है वो हमारा हमेशा यू शेप कर्व होगा। यू शेप क्यों होगा कॉस्ट कर्व? क्यों? क्योंकि शुरू में जब भी आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने पर क्या होता है कि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, नई मशीन लगाई है, नई मशीन बहुत काम करेगी, हमारी कॉस्ट कम होती जाएगी, राइट? हम नया नया कोई भी काम शुरू करते हैं, मैं नई लेबर लगाऊंगी, नया मैनेजर रखूंगी तो क्या होगा, शुरू में तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, मुझे बहुत आउटपुट देने की कोशिश करेगा, मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, मेरा कॉस्ट कम होता जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो थोड़ा लेजी हो जाएगा, मैनेजर भी लेजी हो गया, लेबर भी लेजी हो गई, अब वो काम कम करने लगे, राइट? मशीन थी वो भी पुरानी हो गई, अब मशीन ही पुरानी हो गई तो वो इतना प्रोडक्शन तो नहीं करके देंगे जितना नई मशीन करके देती थी। यंग पीपल जो है दे जनरेट मोर, दे प्रोड्यूस, दे कैन प्रोड्यूस मोर, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी तो हमारी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। कॉस्ट कर्व हमेशा हमारा यू शेप कर्व होता है और जो प्रोडक्शन कर्व्स हैं दे आर ऑल उल्टा यू शेप। उसका रीजन क्या है? जब कॉस्ट कम हो रही है, जब तक यहां तक हमारी कॉस्ट मिनिमम हो गई, जब तक कॉस्ट कम हो रही है तब तक प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। कॉस्ट कम है तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, नई लेबर लगाई, नई मशीन लगाई, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। यहां तक बढ़ेगा जब तक हमारी कॉस्ट सबसे कम है। जब कॉस्ट सबसे कम होगी, मिनिमम होगी, हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा। जब कॉस्ट मिनिमम है प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती जाएगी
कॉस्ट बढ़ेगी, क्या होगा, प्रोडक्शन फॉल करने लगेगा, प्रोडक्शन फॉल करने लगेगा। आपने क्या देखा, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। इफ कॉस्ट इंक्रीजेस प्रोडक्शन डिक्रीजेस, कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कम होगा। इतना जरूर पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं कि हम किस तरीके से इस टेबल को प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो भी यू शेप कर्व होगा। यू शेप का मतलब क्या हो रहा है, पहले कम हो रहा है, कांस्टेंट हुआ और फिर बढ़ने लगा। पहले कम हो रहा है, कम होने का मतलब क्या है, कम हो रहा है क्या, 3 2 1 1 2 3, क्या दिखाई दे रहा है, फॉल कर रहा है, कॉस्ट फॉल कर रही है, कांस्टेंट हो गई 1 1, कांस्टेंट हो गई और उसके बाद ये फॉल करने लगी, बन गया यू शेप। पहले कम हुआ, देखेंगे कम हुआ, कांस्टेंट हुआ और फिर बढ़ने लगा। वेरी सिंपल, राइट। कम हुआ 3 2 1, फिर कांस्टेंट हो गया 1 आ गया, फिर बढ़ने लगा 2 3। इज इट ओके? अब उसके बाद जरा ध्यान से सुनेंगे कि हमारा जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम बनाएंगे। थर्ड पॉइंट हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा। ध्यान में रखिए, अगर हमारा प्रोडक्शन जीरो है, प्रोडक्शन जीरो होने के बाद भी हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ होगी, होगी क्या नहीं, क्यों, क्योंकि हमें वो तो पे करना ही करना है, चाहे कुछ हो या ना हो। अब ये 3 है, हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, राइट। समझते जाएंगे, समझते जाएंगे। यहाँ 3 है, क्यों, हमने यहाँ पर 3 फिक्स्ड कॉस्ट तो पे करना ही करना है, चाहे आपका कुछ भी हो जाए, राइट। 3 के बाद आप क्या करेंगे, ये तो 3 ही रहेगा, है ना। फिक्स्ड कॉस्ट में तो कोई चेंज होगा ही नहीं। अगर यहाँ 10 लेते हैं आप तो ये 10 10 10 10 कर देंगे, यहाँ 20 लेते हैं ये 20 20 20 हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट मींस नो चेंज इन कॉस्ट। प्रोडक्शन चाहे 1200 यूनिट्स का है, चाहे प्रोडक्शन 0 यूनिट का है, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हम बनाते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट। टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से बनाएंगे, क्या होगा, 3 5 6 7 9 एंड 12 ऐड करते जाएंगे लाइक दिस, हमने पहले भी बनाया। हाँ, तो व्हाट इज टोटल कॉस्ट, 3 5 6 7 9 12। इज इट ओके? व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को मिलाकर के आपका टोटल कॉस्ट बनेगा। अब क्या होगा, टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड आ गया ना जीरो। अगर प्रोडक्शन जीरो है, वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 राइट एंड 9। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। मैंने कुछ नहीं किया, टोटल कॉस्ट में से ये माइनस कर दिया, टोटल 5 में से 2 माइनस किया, 3 माइनस किया 2, 6 में से 3 माइनस किया 3, 7 में से 3 माइनस किया 4। इस तरीके से हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाली। इज इट ओके? बिल्कुल सिंपल। अगर ये समझ आ गया तो हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। व्हाट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन, कुछ भी नहीं होगा, राइट। 3 by 1 3, 3 by 2 1.5, 3 by 3 1 1, 3 by 4 0.1, ठीक है। 3 by 5 0.2 1.14 और यहाँ पर 0.12, राइट। अब इसी तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एक रह गया गर्ल्स, वो हमारा क्या है,
एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हो गया क्लियर? आ गया समझ में? व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दिस बाय दिस, ये तो कुछ भी जीरो हो गया, 2 बाय 2 1.5, ठीक है, 1.3, 4 बाय 3 1.5, ठीक है, 6 बाय 4, इस तरीके से हम सारा का सारा ये निकाल लेंगे, 1.6, ठीक है, जो भी होगा, और यहाँ पर 1 जो भी आएगा। इज इट ओके? आ गया समझ में? अब बस यहाँ पर जो हमने किया, जो इसी तरह एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जरा अब हम इनके टेबल को फिगर में प्लॉट करेंगे। अब जरा फिगर कैसे बनेगा उसको जरा ध्यान से देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। अब हम यहाँ तक देखते हैं, राइट? मैं नीचे सारे फिगर्स आपको प्लॉट करके दिखाऊंगी और कंबाइंड फिगर दिखाऊंगी ताकि आप आसानी से समझिए। हम सबसे पहले टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इन्हें बनाएंगे। यहाँ पर हम आउटपुट लेंगे और यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, राइट? टोटल कॉस्ट में 3 हमें लेने हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज फिक्स, आउटपुट में कितना भी चेंज क्यों ना हो, हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो एफ ही रहेगी, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इट इज फिक्स्ड, प्रोडक्शन चाहे 0 हो, प्रोडक्शन चाहे हमारा P12 हो, राइट? हमारा प्रोडक्शन में कोई फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। व्हाट अबाउट वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट क्या है? अगर प्रोडक्शन 0 है तो वो 0 से शुरू होगा और उसके बाद वो बढ़ता चला जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट, राइट? वेरिएबल कॉस्ट क्या है? बढ़ रहा है और बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ गया। व्हाट अबाउट टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल। तो हमारा टोटल कॉस्ट कहां से शुरू होगा? इस पॉइंट F से। क्यों? क्योंकि इतना तो फिक्स्ड कॉस्ट, इतना तो टोटल कॉस्ट है, इतना ये 3 है तो ये भी 3 है, ये भी 3 से ही शुरू होगा, F से ही शुरू होगा और ये भी इसके पैरेलल होगा, ये हमारा टोटल कॉस्ट। ये तीनों कर्व्स आपको इस तरीके से बनाना है, ध्यान में रखना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों पैरेलल होंगे एक दूसरे के। उसका रीजन क्या है कि इन दोनों के बीच में, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस है। सब में से 3 माइनस कर रहे हैं तो ये डिफरेंस कितना है? 3 यूनिट्स का डिफरेंस है हमारा, राइट? आ गया समझ में? ध्यान में रखिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट पहले दे इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, बढ़ रहे हैं डिक्रीजिंग रेट से, दे इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। फिर यहाँ पर दे इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, बढ़ रहे हैं कांस्टेंट रेट से, और फिर यहाँ पर ये बढ़ रहे हैं हमारे डिक्रीजिंग रेट से। यहाँ डिक्रीजिंग है, यहाँ पर इंक्रीजिंग है। देख लो, पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, फिर ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है और फिर ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ये ध्यान में रखने की बात है। नेक्स्ट हमारा आता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमारा इस तरह का डाउन ही डाउन होता जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स है, प्रोडक्शन हमारा बढ़ता जाता है, राइट? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? पहले कम होगा और फिर बढ़ने लगेगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आज ना घर जाकर के इनको एग्जैक्ट बना करके देखेंगे, आपको दिखाई देगा पहले ये कम हो रहा है और फिर एकदम से बढ़ने लगा, कम हो रहा है 1.5 तक, कम 1.3 तक कम हुआ, उसके बाद ये बढ़ने लगा 1.5 1.6 बढ़ रहा है, पहले कम और फिर उसके बाद बढ़ रहा है। देखो 0 2 1.3 कम होने लगा, राइट? दूसरी तरफ जब एवरेज कॉस्ट की बात करेंगे, एवरेज कॉस्ट भी हमारा यू शेप कर्व बनेगा, जो कि पहले कम होगा और फिर वो बढ़ता चला जाएगा। लास्ट मार्जिनल कॉस्ट, कम हो रहा है, कांस्टेंट हुआ और फिर बढ़ने लगा, कम हुआ, कांस्टेंट हुआ और बढ़ने लगा। ये मार्जिनल कॉस्ट एक सिंपल कर्व जो आपको शो करके दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमारे
यू शेप कर्व है। इन तीनों कर्व्स को आपने अलग अलग भी प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, आप कंबाइंड फिगर्स प्लॉट करें, कंबाइंड टेबल प्लॉट करें, ध्यान से प्लॉट करें, नंबर एक देख करके प्लॉट करें, फिर उसके बाद 5th आ गया, यहाँ पर 6th आ गया, 7th आ गया और 8th आ गया। इसी के अकॉर्डिंग आप प्लॉट करेंगे तो मेरे ख्याल किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो आज हमने डिस्कस किया, मेरे ख्याल सब बच्चों को क्लियर होगा। ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें और बहुत मेहनत करें। एग्जाम्स आपके सिर पर हैं, फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी का पोर्शन हमारे जो लॉज ऑफ कॉस्ट है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको कल वो भी मैं आपको सेंड कर दूं उसकी वीडियोस, कल ही मंडे को, ताकि जो है आप आसानी से उसे भी समझ करके और पढ़ सकें। थैंक यू।